जिन्होंने कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी या अकम्पलिशमेंट नहीं थी, उन्होंने भी मोदी जी के नाम पे इलेक्शंस में जीता। लेकिन इस बार जनता ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर की अपनी अकम्पलिशमेंट्स है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की अपनी अकम्पलिशमेंट्स है, लेकिन जो एमपीज है उनको भी परफॉर्म करना ही पड़ेगा, मिनिस्टर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि अभी यूपी में, इसीलिए जिस तरह से हम देख रहे पोर्टफोलियोज मिनिस्टर्स जितने दिए गए हैं यूपी में, मुझे लगता है वो वही है कि अब नॉन परफॉर्मिंग एमपीज, नॉन परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। ओम बिरला भी आ चुके हैं, लोकसभा स्पीकर। अच्छा, स्पीकर कौन होगा इस बार? स्पीकर कौन होगा? जल्दी से सारे वरिष्ठ पत्रकार मुझे बताइए, स्पीकर कौन होगा? राजकिशोर जी। नहीं, मेरे लिए बताना मुश्किल है क्योंकि स्पीकर अब डीडीपी ने डिमांड तो रखी थी, अनुमान तो वो होगा भारतीय जनता पार्टी। अनुमान तो यही था कि डीडीपी मांगेगा, बट वो नहीं हुआ है। नहीं, अल्पमत की सरकार में कभी किसी दूसरे दल का स्पीकर नहीं बनाया जाएगा, ये तो आप मानते हैं। श्याम सुंदर सरन जी, कौन बनने जा रहा है स्पीकर? कयास लगाए जा सकते हैं, पता तो किसी को भी कुछ नहीं अभी। देखिए, अब नरेंद्र मोदी की सरकार में आप कयासों से अगर समझते हैं कि हम खबर निकाल लेंगे तो मुझे संभव नहीं लगता है। पंकज जी बताइए, आपका अंदाजा क्या है? नहीं, अल्पमत की सरकार में सहयोगी दल का बनाया जा सकता है। बालयोगी बने थे, पर यहाँ नहीं बनाया गया था। यहाँ भी हो सकता है कि बनाने, अगर ये हम राष्ट्रपति मालदीव के दिखा रहे हैं मोइजू, जिनका हम जिक्र कर रहे थे कि इनका आना यहाँ पे बहुत बड़ा एक संदेश है। जिस तरीके से पिछले दिनों संबंध खराब हुए ना, तो मैं मालदीव गई थी और मैंने देखा कि वहां के लोग भी, जो वहां के नागरिक है, वो भी इस बात से खुश नहीं थे, इनके इस फैसले से, राष्ट्रपति के फैसले से खुश नहीं थे। बतौर हिंदुस्तानी मुझे भी नहीं अच्छा लगा था। आरती टिक्कू। शोभना, इसमें एक और चीज है कि इनविटेशन मौजू को दिया है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद एक बहुत एग्रेसिव स्टैंड लिया मालदीव्स के खिलाफ। लेकिन जब आप कोएलिशन में होते हैं तो आपको अपने कोएलिशन पार्टनर्स के व्यूज भी, उनकी कंसिडरेशंस भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेकिन देखिए मुस्लिम आरक्षण को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जैन जी। भाई आप अच्छा, प्रेम कुमार जी चले गए। पंकज जी, क्या ये लग रहा है कि भाई टीडीपी जो है वो तो मुसलमानों के लिए बहुत हज हाउस बनाने की बात करती है, मौलवियों को 10,000 रुपए देने की बात करती है महीने की, हज हाउस यहाँ दिल्ली में एक बड़ा वो सेंटर बनाना चाहती है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है क्या? देखिए, आगे चल के ये सब चीजें धीरे धीरे मुद्दों में तब्दील तो होंगी। अभी चूंकि शुरुआत है तो बहुत से जो जिन इश्यूज पर सहयोगी दल बहुत एडमेंट हैं, वो उसको उस तरह से अभी नहीं कर रहे हैं और अपनी तरफ से उदारता बरत रहे हैं। वो ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी कितनी उदारता उनके प्रति बरतते हैं। जैसे मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर प्रधानमंत्री इस बात के लिए राजी हो जाएं कि स्पीकर का पद किसी सहयोगी दल को दे दिया जाए, यानी तेलुगु देशम को, तो ये एक अपने में एक तब्दीली का और अपनी तरफ से एक उदारता का अच्छा संदेश इससे जाएगा। अच्छा, ये अगर तेलुगु देशम से पार्टी से अगर राम मोहन नायडू को कैबिनेट में शामिल किया जाता है तो जो सबसे युवा मंत्री होंगे 36 साल के, तीसरी बार लगातार इन्होंने श्रीकाकुलम सीट से और लगातार तीसरी बार लेकिन ये जो तस्वीर हम बार बार देख रहे हैं ना कुर्सियों की चौथा पांचवा, अब वो कुर्सी भी भर गई है, पांचवी कुर्सी भी वो भर गई है। अब उस कुर्सी के भरने के बाद ये इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है कि जेपी नड्डा अगर मंत्रिमंडल में आ जाते हैं तो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला कौन? और ये भी बताइए कि नड्डा साहब को कौन सा पोर्टफोलियो मिल सकता है? ये इसमें मुझे ज्यादा दिलचस्पी है। मैं जानना चाहती हूँ वरिष्ठ पत्रकारों के जो अनुभव है वो आज कितना सटीक से रहेगा। सुबह से बहस हो रही है अगर जेपी नड्डा मंत्रिमंडल में तो फिर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, क्योंकि अभी बीजेपी के सामने 2024 के नतीजे के बाद चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी हैं। भूपेंद्र यादव वो चेहरा हो सकते हैं, वो भी मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल ML खट्टर आप कह रहे हैं? खट्टर लेकिन बैठे ऊपर नहीं बैठे, ऊपर नहीं बैठे, अभी तक तो नहीं दिखे ऊपर वहां पर तस्वीर में। बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे, अध्यक्ष की यहाँ पर बीजेपी के स्पीकर भी